नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। क्या आप जानते हैं सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों में जो चढ़ावा आप चढ़ाते हैं, श्रद्धा भाव से चढ़ा कर आते हैं, उसका बाद में क्या होता है? आज आपको इसकी एक एक डिटेल मैं दूंगा। यह मुद्दा आज काफी ट्रेंड कर रहा है, काफी बड़ी खबर है। इसकी वजह है भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की एक मांग। उन्होंने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का तर्क है कि मठों और मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उस पर सरकार का कब्जा होता है, जबकि मंदिरों के हाथ लगभग खाली ही रह जाते हैं। और दूसरी तरफ वक्फ की संपत्तियों पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई हाथ नहीं डाल सकता। साथ ही ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का कुछ जमीनों पर अवैध कब्जा तक है, जिसकी कहीं कोई सुनवाई तक नहीं होती। आज की दूसरी ट्रेंडिंग खबर है झारखंड के पलामू से, जहां शिवरात्रि के मेले में तोरण द्वार बनाने को लेकर दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी हो गई, बमबाजी हो गई। देखते ही देखते हालात जो थे वो दंगे जैसे हो गए। इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी है। सवाल है कि माहौल बिगाड़ने वाली स्क्रिप्ट आखिर कौन इस देश में लिख रहा है? सवाल यह भी है कि क्या अब सनातन बोर्ड पर बात करने का वक्त आ गया है? क्योंकि जब देश एक संविधान, एक विधान की बात करता है तो सबको अधिकार एक जैसे क्यों नहीं? तो धार्मिक आधार पर भेदभाव क्यों किया जाता है? आर पार में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। सनातन पर सीरियल अटैक संयोग या फिर है ये बड़ा प्रयोग? भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग की। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का तर्क है कि हिंदू मंदिरों और मठों में आने वाले चढ़ावे पर सरकार के बजाय सनातन बोर्ड का हक हो। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए। यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। भारत में इस तरह से एक जो ये लोग क्या कहेंगे इसको, माफिया, ये सब पनप रहे हैं और हिंदू मंदिर, हिंदू देवी देवता, इनका अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो अपने मंच पर किसी को बुला लें। अभी भी जो मदनी ने जिस प्रकार से कहा, मुझे लगता है कि इनके अब स्वर, कहा जाता है ना दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना बड़ी तेज हो जाती है। अनेक पंथ हैं, उन पंथों में विशेष कुछ पंथ हैं जैसे वक्फ बोर्ड है, कोई भी जमीन वो ले लेता है और कहता वक्फ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी जमीन है। आंकड़े बताते हैं कि सनातन से जुड़े 10 लाख मंदिरों में 4 लाख पर सरकारी कब्जा है। मंदिरों के चढ़ावे का बड़ा हिस्सा सरकार के पास चला जाता है। दूसरी ओर बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने फिर ऐलान किया कि हिंदू राष्ट्र के बनने तक न कोई हिलेगा न डिगेगा। भारत के अंदर की अखंडता न खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं, लेकिन 2022 में शुरू हुआ शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी का सिलसिला 2023 में भी जारी है। झारखंड के पलामू में लोग खुशी खुशी शिवरात्रि की तैयारियां कर रहे थे। आरोप है कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हिंदू समुदाय तोरण द्वार बना रहा था। ये तोरण द्वार स्थानीय मस्जिद से कुछ दूरी पर था, लेकिन दूसरे समुदाय को तोरण द्वार बनाए जाने पर आपत्ति थी। इसी को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए और वाहनों को आग तक लगा दी गई और दंगे जैसी स्थिति बन गई, जिसमें दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। अभी धारा 144 लगा दी गई है, स्थिति सामान्य है। कुछ तत्व उकसाने का काम करें, उस पर नकेल कसना अति आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सनातन बोर्ड की जरूरत आन पड़ी है? सवाल यह भी कि सनातन पर सीरियल अटैक की पटकथा आखिर लिख कौन रहा है?
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। और अब मैं एक एक करके आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। सनातन बोर्ड की जरूरत का विश्लेषण। देश भर में सनातन से जुड़े 10 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, इसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। सरकारी कब्जा 4 लाख से ज्यादा मंदिरों पर है। कुल चढ़ावे का मात्र 7 से 15%, 7 से 15%, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, 7 से 15% सिर्फ सरकारी कब्जे का मंदिरों के पास हक है। उसके बाद वक्फ की ताकत क्या है मैं आपको बताता हूं। वक्फ की ताकत कितनी बड़ी है। सेना की ताकत है, सेना के पास जमीन है 18 लाख एकड़। कितनी जमीन है? रेलवे के पास जमीन है 12 लाख एकड़। और उसके बाद किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड है जिसके पास है 8 लाख एकड़। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। वक्फ की कुल संपत्तियां 6.6 लाख जुलाई 2020 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक का यह आंकड़ा है। वक्फ को अधिकार 1989 में यूपी की कांग्रेस सरकार ने आदेश जारी किया था। ऊंची, बंजर, टीलेदार जमीन, ऊंची नीची जो जमीन होती है, टीलेदार जो जमीन होती है का इस्तेमाल अगर वक्फ के तौर पर हो रहा है तो उसे वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया जाएगा। यानी आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे से पहले 1989 के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें बड़ा बवाल मचा था। लेकिन बड़ा सवाल है, संविधान में सबको समान अधिकार, तो सनातन मंदिरों की संपत्ति पर सरकारी पहरा क्यों? मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहा है आपको मैं मिला देता हूं। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। मेरे साथ आज विष्णु शंकर जान है, वारिस पठान है, AIMIM के प्रवक्ता, मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, मेरे साथ साजिद रशीदी है, मेरे साथ जाने माने वकील सैयद रिजवान है, और मेरे साथ यहां पर स्टूडियोज में उनको मैं स्वागत करता हूं दीपांकर साहब का। और बड़ा सवाल स्क्रीन पर दिखाइए, दीपांकर साहब आप आइए और बड़ा सवाल स्क्रीन पर दिखाइए। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और इस बड़े सवाल के साथ, संविधान में सबको समान अधिकार है तो सनातन मंदिरों की संपत्ति पर सरकारी पहरा क्यों? सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूं अमीश भाई, आज तक किसी ने यह जिक्र ही नहीं किया। आज तक अगर थोड़ा बहुत जिक्र मैंने देखा है तो या अश्विनी भाई को करते देखा है या वर्तमान में एक साध्वी ने किया है। और मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। जब आप वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, वरना कहिए एक देश एक कानून, NRC पर आप पत्थर चला देते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। इसी मूल सवाल के साथ मैं वारिस पठान के पास जाता हूं। वारिस पठान, मेरा मूल सवाल यही है, जो स्वामी दीपांकर ने बात कही है, क्या कहना चाहते हैं आप? वारिस पठान। देखिए स्वामी जी अच्छे आदमी है, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। यहाँ बात निकली है तो मैं बताऊंगा। अमीश भाई, बात ये सोचने वाली है, समझने वाली है, और जो हम सबको दिख रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है ना, एक तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैला रही है। खास तौर से मुसलमानों के प्रति तो इन्होंने एक जंग जैसा छेड़ दिया है। पहले हमारे मदरसों के ऊपर बात आ गई, हमारे हिजाब के ऊपर बात आ गई, अब हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है ये उसके ऊपर ये बात करना चाहते हैं। चलिए मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने कहा कि सवाल नहीं है, ये है कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना चाहिए। सुनिए, उसी पे तो आ रहा हूं, आप क्यों चित्त हो, आराम से मैं बात कर रहा हूं। पूरे देश के अंदर लाखों मंदिर होंगे जो सनातन धर्म के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, हर एक इंसान अलग अलग अपने आस्था के हिसाब से वो मंदिरों में जाता है। तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर सनातन बोर्ड ये बनाते हैं तो क्या सारे मंदिरों को एक सनातन बोर्ड के नीचे लाएंगे? क्या इनको इजाजत है कि हमारे दूसरे जो हिंदू भाई जो सनातन धर्म को नहीं मानते, क्या वो उसके अंदर आने के लिए इजाजत देंगे? क्या वो आएंगे? उसमें नहीं आएंगे अमीश भाई। मगर बात क्या है कि किसी भी तरह से एक ये नफरत, और कौन बोल रहा है ये सनातन बोर्ड बनाने की बात पता है आपको? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। हाँ। वो जो सुनिए, वो आतंक केस के अंदर बेल पे है, मेडिकल ग्राउंड पे बेल पे, मेरिट्स पे नहीं है। जब उनको कोर्ट में आने की तारीख पड़ती है तो आप भी जानते हैं कौन सा भगवा आतंकवाद था, कौन सा सेफरन टेररिज्म था इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, आगे जिसका एग्जांपल एक ही निकला। जो आप भी जानते हैं वो कैसा केस था। उनकी बाइक जिस नाम पे थी ना, मोटर, क्या मुझे पता है यार, उनकी बाइक जो थी इस्तेमाल हुई थी जो उनके नाम पे, विषय वो नहीं है, विषय साध्वी प्रज्ञा इस समय सांसद हैं और उन्होंने एक बात को बोला है जो कि एक ब्रॉडर पॉइंट है। मेरा मानना है कि वो एक ब्रॉडर पॉइंट है, और उस ब्रॉडर पॉइंट, और आपने बड़ी संजीदगी से बोला, देखिए जब से बीजेपी का शासन आया है मुसलमानों के ऊपर तो अत्याचार हो रहा है।
मतलब कितनी मनगढ़ंत वाली बात है। बिल्कुल हो रहा ऐसा है। कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मनगढ़ंत बात है? आपको कैसा नहीं मालूम है? सबका अधिकार बराबर होना चाहिए ना, सबका अधिकार बराबर होना चाहिए। आप कहते हैं ना सबका अधिकार बराबर हो, तो बोलिए एक विधान भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, बोलिए बिल्कुल एक विधान होना चाहिए। अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए सबके लिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, बोलिए बराबरी का मामला होता है वो होता है। ओके ओके, मैं विष्णु शंकर जैन की बात करता हूँ। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। विष्णु शंकर जैन पेशे से वकील है, हिंदू भाइयों में अलग स्कूल ऑफ थॉट से, उसका क्या करेंगे? नहीं, आज हमने प्यार की बात बानगी पलामू में भी देखी है। बहुत प्यार दिखाई दिया है वहां पर, पेट्रोल बम भी चले हैं और पत्थर भी चले हैं, वहां भी बड़ा प्यार और मोहब्बत दिखी है। ठीक है, लेकिन मूल विषय पर रहते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं विष्णु शंकर जैन जी का। विष्णु शंकर जैन, अमीश भाई ये अत्याचार हो रहा है, आप बोलने नहीं देते। अमीश भाई इतना अच्छा टॉपिक में समझा रहा था, दर्शकों को इतना मजा आता। बोला आपने बोली अपनी बात को, आपने 2 मिनट बोला, आपने 2 मिनट बोला, अभी आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। 1954 में उसको नया एक्ट बनाया गया 1995 में, ताकि वक्फ की जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, गरीबों की, मजलूमों की, बेवाओं का, विधवाओं का अधिकार है, किसी को उसको बेचने का अधिकार नहीं। और मैं जब एमएलए था ना, असेंबली में खड़े रह के मैंने बार बार ये बात उठाया है कि अगर किसी ने हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी बेचा है, थर्ड पार्टी राइट क्रिएट किया है, चाहे किसी भी पार्टी का मंत्री हो, मिनिस्टर हो, वक्फ का मेंबर हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कानून को। मैंने तो ये एक्शन लिया। अब अगर किसी मंदिर के अंदर घपलेबाजी हो रही है तो आपकी तो सरकार है ना सत्ता में, आपकी तो सरकार है ना अमीश भाई सत्ता में, भाजपा की, क्यों इंक्वायरी नहीं करती उनके बारे में? चलिए, विषय को रखा, यू मेड योर पॉइंट। देखिए, एक ये अत्याचार हो रहा है, मैं आपका रुख करता हूं और इस अत्याचार पर आपकी राय लेना चाहता हूं। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन है। जैन साहब, ये अत्याचार हो रहा है, सेना के पास 18 लाख एकड़ है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ है, वक्फ के पास 8 लाख एकड़ की जमीन है, तीसरी बड़ी ताकत है जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड, लेकिन अत्याचार पूरा हो रहा है। देखिए अमीश भाई, मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। कृपया मुझे कोई इस देश का लीगल न्यूमनरी ये बताए, सेक्शन 5, 6, 7, 8 और सेक्शन 8 स्पेसिफिकली जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे करवाता है और उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। मैं पूछना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि क्या ऐसा प्रोविजन किसी हिंदू के लिए है क्या? सेक्शन 53, 54, अगर वक्फ की कोई संपत्ति इंक्रोच कर लेता है तो वक्फ एसएसपी और डीएम को ऑर्डर करके उसको हटा सकता है और बाकी लोगों के लिए एक लंबी सिविल कोर्ट में लीगल लड़ाई होगी 20 साल के लिए। क्या ऐसा कोई प्रोविजन हमारे लिए है क्या? सेक्शन 40 सब क्लॉज 3, सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 जो वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देता है किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का, जिसके तहत ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा चुका है। क्या ऐसा अधिकार हमारे पास है क्या? सेक्शन 85, अगर वक्फ का कोई डिस्प्यूट होता है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाएगा जहां पे इस्लामिक लॉ का जानकार होगा। क्या ऐसा कोई प्रोविजन हमारे लिए है क्या? सेक्शन 101, जहां पे वक्फ के जो मुतवल्ली है उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जाएगा। क्या मेरे किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, महंत को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है क्या? सेक्शन 107, जहां पे वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, जब मन चाहे वो वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके लिए कोई समय सीमा नहीं रहेगी। ऐसा कोई प्रोविजन हमारे लिए है क्या? सेक्शन 108, जब बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ पे आए थे और उनकी जो संपत्ति वैक्यू प्रॉपर्टी थी, पार्लियामेंट में बिल मूव करो, उस पे डिबेट होगा, बहस होगा। अभी तो अत्याचार बता रहे थे, उस प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, उस संपत्ति को क्या कहते हैं वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया और आज वक्फ बोर्ड पूरा पंजाब हरियाणा जल रहा है इस प्रॉब्लम से। और जब मैं बात रेस कर वारिस भाई, अगर अत्याचार होता तो मोदी का शासन और योगी का शासन और अमित शाह का शासन इसको हटा देता है। इन सब चीजों को हटाया नहीं है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि एक मांग उठ रही है, वो भी एक सांसद मांग उठा रही है और वो कह रही है कि एक सनातन बोर्ड भी अब होना चाहिए, वक्त आ गया है। लेकिन सनातन बोर्ड की मांग उठाना भी अत्याचार की श्रेणी में कैसे आता है? कृपया करके एक्सप्लेन करिए। 40 सेकंड आपके हैं अगले। वारिस भाई, अमीश भाई, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, जो योगी जी भी बोल रहे हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, ये सब मैं बताना चाहता हूं कि योगी जी आपको शोभा नहीं देता। आपने तो संविधान की शपथ लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो। कहां लिखा है संविधान के अंदर कि हमारा देश सनातन धर्म देश है या हिंदू राष्ट्र है? हमारे भारत देश का तो कोई धर्म ही नहीं है, हमारा तो धर्मनिरपेक्ष देश है। फिर किस तरह की आप इस तरह बेतुकी बातें करते हो? तो ये क्यों हो रहा है मालूम है ना अमीश जी? आप तो एक्सपर्ट है, रोज डिबेट करते हैं 7 बजे आर पार ये है कि लोग सवाल कर रहे हैं, अमीश देवगन बताइए,
ये पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम होगा। सर बड़ा पुराना हो गया ये। 2021 से गा रहे हैं आप पेट्रोल डीजल को। कब मिलेगा? 2022 में 7 राज्यों में चुनाव भी हो गया, 5 में बीजेपी जीत भी गई। इसी पे आ जाओ, रोज इसी पे आ जाओ। रोज इसी पे नहीं, जितनी तो पब्लिक ने मैंडेट दिया है सरकार चलाने का, हारी भी है। अरे वो तो हार के विष्णुशंकर जैन बताओ, हिमाचल प्रदेश बताओ, दिल्ली बताओ। विष्णु जी का जवाब। विष्णु जी 30 सेकंड, देन माजिद हैदरी एंड रिजवान अहमद। खोके दे दे के खरीदे वो स्टेट के भी नाम ठीक है वारिस भाई, सारे वारिस भाई देखिए ये बात क्यों कह रहा हूं पूरे मैंडेट से, वो तो बताओ हमको। अमीश जी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अमीश भाई कृपया करके कर्नाटक का जो हनुमान जन्मभूमि का मंदिर है उसको जरा देखें, जो अंजनाद्री हिल्स में आता है। वो मंदिर सरकार ने टेक ओवर कर लिया एचडी कुमारस्वामी गवर्नमेंट ने, और 18 जुलाई 2018 को किया। तो हमने केस किया है कर्नाटका में, धारवाड़ कोर्ट में हम लड़ रहे हैं। पर पॉइंट ये है, मेरा कहना ये है कि अगर किसी, आज हम यहाँ पे डिबेट क्या कर रहे हैं, चर्चा का विषय क्या है कि हिंदू बोर्ड का गठन क्यों होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। गठन इसलिए होना चाहिए, ये जो आप बता रहे हो सारे सेक्शन हमारे पास है, घटनाएं सेक्शन में ये, सेक्शन में ये सर वारिस भाई बताओ, पार्लियामेंट के अंदर जाओ, डिबेट रखो, बिल डालो, बिल नहीं पास हो प्राइवेट मेंबर बिल लाओ। सर बहस होएगा तो दूध का दूध, चाय का पानी हो जाएगा। मेरे लिए तो सबको, सर मेरे लिए तो न्यूज़ 18 और अमीश देवगनी मेरी पार्लियामेंट है। मैं तो यहाँ पे, उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं यहाँ पे अपनी ये देखो कितना बड़ा वकील इस तरह की बात कर रहे हैं। शर्म वापस लो अपने अल्फाज। विष्णु जैन, आप एक अच्छे वकील हो विष्णु भाई, आप मेरे मित्र भी हो, आपको समझा रहा हूँ विष्णु भाई। अमीश देवगन को आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। आप मैं जागरूक कर रहा हूँ तो मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। क्या अथॉरिटी? अच्छा एक सेकंड, रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन विष्णुशंकर जैन 30 सेकंड बोल ले, 30 सेकंड बोल ले, और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। ओके, क्या बात है यार विष्णु भाई। वारिस जी किसी की भावना उसने बोल दी, कोर्ट का जज नहीं है, बोल दी किसी की भावना उसने बोल दी, आपको बुरा लगा, आपने आपत्ति जता दी, बात खत्म हुई, इस बात को खत्म करिए यहीं पर। ओके विष्णुशंकर जैन, कैसा जज बन सकते हैं? नहीं, मैंने पहली बात तो वारिस भाई की शान में कोई ऐसी बात कही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमीश भाई, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रयागराज में शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जिसे कंपनी बाग पार्क के नाम से भी लोग जानते हैं, जहां पे शहीद जी ने अपनी शहादत दी थी। वहां पे 11 मज़ारें बना दी कालांतर में, और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमने उसको चैलेंज किया तो उसको बोला कि नहीं भाई ये वक्फ संपत्ति है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अमीश भाई वो 11 मज़ारें हटी, वरना वो वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति क्लेम कर रहा था, पूरा पार्क। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, हमारी जो बात है सिर्फ एक लीगल डिबेट है, इसको हमने जमीन पर उतरते हुए देखा है। पॉइंट यही है, और मैं पूछ रहा हूं जी ये अन्याय है, और मैं बार बार इस लाइन को बोल रहा हूं। सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, और वक्फ के पास 8 लाख एकड़ जमीन है। और जो बात इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का जो एग्जाम्पल दिया, लाइव एग्जाम्पल विष्णुशंकर जैन ने दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं रुक करना चाहता हूं माजिद हैदरी का। माजिद हैदरी, ये अत्याचार हो रहा है और सनातन बोर्ड की बात करना गलत है। मतलब कोई सनातन बोर्ड की बात करता है तो वो हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा लेता है। बात करना तक गलत है सनातन बोर्ड की। लेकिन 1989 में यूपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार एक शासनादेश ले आती है जिसमें कहती है कि जो बंजर जमीन होगी जिस पे वक्फ अपना अधिकार रख देगा वो उनके नाम हो जाएगी। वो सही था। दैट वाज प्योर सेकुलरिज्म फॉर यू। अमीश भाई पहले एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने उसकी बात की थी कि माननीय भागेश्वर महाराज जी जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो रॉन्ग नंबर है। मैं दर्शकों को बता दूं वो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर इसलिए क्योंकि अगर इस्लामिक राष्ट्र की बात करने पे पीएफआई बैन हो जाता है, खालिस्तान की बात करने पे खालिस्तान के संगठन बैन हो जाते हैं, तो ये जो हिंदू राष्ट्र शब्द है इसका गलत प्रयोग बैन हो जाना चाहिए, पहली चीज। बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई गोलियां और बंदूकें नहीं चला रहे, वो अपने हनुमान जी के आगे अर्जी लगा रहे हैं। आप भी लगाइए अर्जी, किसने मना करा किसी को अर्जी लगाने के लिए? अर्जियां तो लगती है जी, जो भी है लगती है अर्जियां लगती हैं, और अर्जियां कबूल भी होती है कई बार, इसलिए अर्जी लगा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार जो है वो अपने बजरंग बली के आगे अर्जी लगा रहे हैं। आप लगा लीजिए अर्जी किसी के आगे, अगर आपको विश्वास है बागेश्वर धाम बजरंग बली में, आप अपनी इस्लामिक राष्ट्र की अर्जी लगाइए। जिसको लगाना है लगाए, किसी के बोलने से कोई हिंदू राष्ट्र हो नहीं जाता और किसी के कहने से इस्लामिक राष्ट्र नहीं हो जाता। लेकिन कोई अगर एंटी इंडिया गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है तो हाउ कैन यू इक्वेट बागेश्वर धाम विद पीएफआई और बागेश्वर धाम का क्या लेना देना है? वो आतंकवादी गतिविधियों में संतृप्त है। आई हैव ऑब्जेक्शन टू इट।
देखिए अमीश भाई, आप देखिए अमीश भाई, आप कितना गुस्से में बोल रहे हैं, मैं कितना मोहब्बत से बोल रहा हूं। मैं केवल दर्शकों को कह रहा हूं कि माननीय बागेश्वर महाराज जी, दर्शकों रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। वो देखिए ना पिक्चर। हाँ, अब सुनिए बात, जो आप बात कर रहे हैं वक्फ की और जो सनातन फंड बनने की बात हो रही है। देखिए वक्फ जो है ना, अगर वक्फ की आर्मी और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे ये संपत्ति है तो वो किसी से छीनी हुई नहीं है, लूटी हुई नहीं है। 500 वर्ष तक इस देश पर जिन मुसलमानों का राज था, उनने आधे से ज्यादा देश को वक्फ किया हुआ था। जो आज सरकारी दफ्तर भी हैं वक्फ की जमीन पर हैं, जो सड़कें भी हैं वक्फ की जमीन पर हैं। तो वक्फ का हिस्सा कम किया गया है पिछले साल 200 साल में। इसलिए आप ये मत कहिए कि वक्फ ने कुछ छीना है, वक्फ का छीना गया है, वक्फ ने किसी का नहीं बहुत छीना। बढ़िया। दूसरी बंटवारे में ले गए, आपने जो बात की, वो आप ले गए बंटवारे में। ठीक है, एक सेकंड बोल ले अपनी बात। ये आपने और मेरी बात नहीं, देश की बात हो रही है। देखिए मेरे भाई, मैंने आपसे लड़ा नहीं, आपकी बात सुनिए, आप भी मेरी बात सुनिए। मैं बात करना चाहता हूं, कौन सी हुकूमत की बात कर रहा हूं, मैं इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। जी, मैं मुगलों के शासन की बात कर रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी के शासन की बात कर रहा हूं। बाकी मुगल शासक, तो आप मुगल से बात कर रहे हैं, मुगलों से अपनी लेगेसी सोने की चिड़िया बनाया था। अब आप विष्णु भाई, आपको मैं इतिहास का ज्ञान दे रहा था। अब आप मेरे को भी बात करने का मौका दीजिए। आप लोगों ने बात की, देखिए मुझे ज्ञान है, मैं इस मंच पर आज मोदी भक्त हूं। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 मई 2019 को कहा कि मैं उस महिला को कभी माफ नहीं करूंगा, और मैं उस महिला का किसी मंच पर नाम भी नहीं लेता। वो महिला जो आतंक में आरोपी है, जिसके बारे में हेमंत करकरे ने कहा कि वो मदर ऑफ सैफरन टेरर है, मैं उस महिला का नाम भी नहीं लेता। तो इसलिए उस महिला का समर्थन मोदी भक्त होते हुए मैं नहीं करूंगा। मुझे माननीय बात को रख लिया। अब रिजवान अहमद को कभी, अब रिजवान अहमद को लेकर आइए। रिजवान अहमद कैसे रख लिया, बात पूरी करने दीजिए ना मुझे। आपने अपनी बात आप हो गई। आपको मैंने भरपूर टाइम दिया, 2 मिनट आपने कहां रखा भी पूरा। जी जी, आखिरी बात तो रखने दीजिए। 10 सेकंड में रख लीजिए। अगर मौलाना मदनी साहब ने इस्लामिक राष्ट्र की बात की होती ना, तो आज वो तिहाड़ जेल में होते। लेकिन क्योंकि बागेश्वर महाराज जी ने की, तो उनके खिलाफ अभी तक एक केस भी दर्ज नहीं हुआ है। अरे भाई, इस शब्द को बैन कर दो। नाउ साइलेंस बैन कर दो इस देश में। यू मेड योर पॉइंट। रिजवान अहमद, बागेश्वर धाम रॉन्ग नंबर है, लेकिन बीबीसी इस देश के कई इंटेलेक्चुअल्स के लिए राइट नंबर है। पॉइंट नंबर 2, यहां पर बात हो रही है कि ये अन्याय की बात है, लेकिन डेटा जो कहते हैं कि उसमें तो कहीं अन्याय नहीं दिखाई देता। मैं फैक्चुअल और डेटास की बात कर रहा हूं। रिजवान अहमद, 1 मिनट। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने अपने ओपनिंग बाइट में बोला था कि शायद 8 to 15% संपत्ति पर सरकार का हक है जो चढ़ावे में जाती हैं। आपकी जो एनालिसिस है वो शायद सही हो, पर मेरे हिसाब से ये टोटल 30% बनता है। 14% एडमिनिस्ट्रेशन फी जाती है, 4% ऑडिट फी जाती है, और 10% कॉमन गुड फंड गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है मंदिरों का, जिसमें शादी कराना, अनाथ आश्रम खोलना, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को फंड किया जाता है, जिसमें खाना वितरण भी गरीबों को एक आता है। तो मेरे हिसाब से 30% है, ना कि 15%। पहली चीज। दूसरी चीज, 80G इनकम टैक्स एक्ट में जो भी आदमी मंदिर को डोनेशन करता है, उसका सिर्फ 50% अमाउंट को टैक्स डिडक्टेबल माना जाता है, ना कि 100%। तो ये तो घोर अन्याय है। अगर अन्याय की बात करनी है तो भारत एक ऐसा सनातनी राष्ट्र है जहां पर 1969 में गौ रक्षा के लिए गोली चली साधुओं पर, और जहां 1990 में कार सेवकों पर राम मंदिर के लिए गोली चली। ऐसा उदाहरण बहुसंख्यक का गोली चलने का पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा अपनी आस्था को लेके। तो यह बात तो हो गई अन्याय की। अब दूसरी बात यह है कि अमीश भाई, आज का डिबेट थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है मुझे। कंफ्यूजन इस बात का है कि यह आज का डिबेट इसलिए कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, या इसलिए है कि वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आज का आर्गुमेंट मिला जुला आ रहा है। अगर प्रॉब्लम वक्फ बोर्ड की सेक्शन से है, तो हम लोगों को वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ना चाहिए, पार्लियामेंट जाना चाहिए, प्राइवेट मेंबर बिल आना चाहिए, सरकार के पास जाना चाहिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार। साल के एक बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। बुजुर्ग को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया।
तुर्की के हते प्रांत में मलबे के अंदर से महिला को 203 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। पंजाब के गुरदासपुर में ट्रक ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी। ट्रक ड्राइवर दोनों गाड़ियों को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। मुंबई के वर्ली में इमारत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। मलबे में दबने से कई गाड़ियां टूटी। इमारत की 42वीं मंजिल पर मरम्मत का काम चल रहा था। मध्य प्रदेश के सागर में एक होटल में जमकर हंगामा हुआ। आश्रित सैनिकों पर नारेबाजी और हंगामा करने का आरोप। दिल्ली के नागलोई में आपसी झगड़े की वजह से लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से पहले बस के ड्राइवर से हुआ था झगड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद में पार्क में बैठे पति पत्नी को लोगों ने पीटा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। बिहार के नालंदा में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई की मांग की गई। दुकानें बंद कर सड़क पर लगाया जैम। यूपी के उन्नाव में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे से ठेला लेकर गुजरते बुजुर्ग दंपति को जोरदार टक्कर मारी। रायसेन में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े 2 पुलिस वालों को एक बेकाबू कार ने टक्कर मारी। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। मध्य प्रदेश के सिवनी में टाइगर रिजर्व में शावकों के साथ चहलकदमी करती नजर आई बाघिन। पर्यटकों द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग के कर्मचारियों ने वहां के लोगों की मदद से तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला। यूपी के अलीगढ़ में छोटे कद के लड़के को मिली दुल्हन। 3 फुट 4 इंच के इमरान की खुशबू से हुई शादी। उत्तरकाशी के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बढ़ने लगी फिसलन। पर्यटकों को हो रही है परेशानी। BRO के मजदूर जगह जगह कर रहे हैं नमक का छिड़काव। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वाहनों की आवाजाही ठप। हाईवे पर वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। भारतीय मूल की निकी हेली लड़ेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति कैंडिडेट चुना। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रिपब्लिकन पार्टी में पेश की चुनौती। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने काबुल में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला किया। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने हमले का दावा किया। अमेरिका के साथ तनातनी के बीच चीन ने ईरान का समर्थन किया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने चीन दौरे की शुरुआत से पहले शी जिनपिंग ने ईरान के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। ईरान नई परेशानी में पड़ गया है। ईरान में लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है। गैस के लिए घंटों लाइन में लगे लोग। न्यूजीलैंड में चक्रवात तूफान से आई भीषण तबाही। समंदर से मैदान तक सैलाब ही सैलाब दिखाई दिया। पानी की तेज रफ्तार में सड़कें और रेलवे ट्रैक बहे। अमेरिका के एरिजोना में नाइट्रिक एसिड से भरा ट्रक पलटा। हाईवे के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आई। आसपास फैला जहरीला धुआं। FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय विधानसभा के लिए जारी किया संकल्प पत्र। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा समेत कई बड़े वादे किए गए। 27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना सम्मेलन केंद्र में कार्यक्रम मंथन 2023 का किया गया उद्घाटन। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग का सर्वे जारी है। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप। अनुराग ठाकुर बोले, जहां होगी गड़बड़ी वहां होगा सर्वे। कोयम्बटूर कार धमाका मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में 40 जगहों पर छापेमारी जारी। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकाने पर भी तलाशी। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तरन तारण पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 किलो हेरोइन और 27 लाख की ड्रग भी बरामद की गई। पंजाब के फाजिलका में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया। पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ जवानों को मिला ड्रग्स। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने ब्लास्ट से पहले ही विस्फोटक बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने जंगल में बम से भरे ड्रम की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की। श्रद्धा हत्याकांड में साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। केस की चार्जशीट की कॉपी और वीडियो को व्यवस्थित ढंग से देने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात से मची सनसनी। आरोपी साहिल गहलोत की गिरफ्तारी के बाद लगातार नए नए राज सामने आ रहे हैं।
मुंबई के पास पालघर में एक लड़के ने लड़की की हत्या कर उसकी लाश बेड के अंदर छिपा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के दौरान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उड़ाया लड़ाकू विमान, काफी देर तक भरते रहे उड़ान। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में सैनिकों को हवा में उड़ाने वाला जेट पैक सूट की प्रदर्शनी लगाई गई। सेना ने 48 जेट पैक सूट के लिए टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल जारी किया है। एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिकी विमानन कंपनी के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसमें 450 से ज्यादा विमान खरीदने की डील हुई। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ 15 से 17 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल। ऑस्ट्रेलिया के राजनेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से प्रसिद्ध हुई हिंदी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश की है। गंभीर रूप से बीमार एक मरीज की मदद की। दिल्ली के मेहरौली इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई से लोगों को मिली राहत। एलजीबी सक्सेना ने अतिक्रमण हटाने पर अगले आदेश तक रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एसडीएम को बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी। मुंबई से साई शिरडी नगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में मची अफरा तफरी। थाने स्टेशन पे गेट न खुलने के बाद यात्रियों में मचा हड़कंप। हरियाणा के यमुनानगर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में गोदाम में लगी आग से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। गुरुग्राम के खसूला गांव में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो चुकी है। आग में एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में आग लगने से मचा हड़कंप। अंधेरी के मरोल जेबी नगर इलाके में एक बंगले में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। दोनों देशों में अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन में तुर्की और सीरिया के सामुदायिक केंद्र का दौरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे लोगों से राहत के काम पर चर्चा की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भूकंप को किसी परमाणु बम के हमले जितना खतरनाक बताया। एर्दोआन ने माना कि देश में सख्त निर्माण नियमों को लागू करने की जरूरत है। तुर्की में भूकंप के बाद हर तरफ नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे कर रही है कामकाज। अंताकिया शहर में मलबे के पहाड़ दिखे। तुर्की से ड्रोन तस्वीर सामने आई है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी हर तरफ भूकंप का मलबा नजर आया। तेजी से चल रहा है मलबा हटाने का काम। तुर्की में लोगों के इलाज के लिए युद्धपोत पर बनाया गया अस्पताल। फ्लोटिंग अस्पताल में 300 बेड की व्यवस्था है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग करा चुके हैं इलाज। तुर्की में 212 घंटे बाद मलबे से 77 साल के एक बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। बुजुर्ग को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। तुर्की के हतेह प्रांत में मलबे के अंदर से महिला को 203 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। पंजाब के गुरदासपुर में ट्रक ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी। ट्रक ड्राइवर दोनों गाड़ियों को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। मुंबई के वर्ली में इमारत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। मलबे में दबने से कई गाड़ियां टूटी। इमारत की 42वीं मंजिल पर मरम्मत का काम चल रहा था। मध्य प्रदेश के सागर में एक होटल में जमकर हंगामा हुआ। आश्रित सैनिकों पर नारेबाजी और हंगामा करने का आरोप। दिल्ली के नागलोई में आपसी झगड़े की वजह से लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से पहले बस के ड्राइवर से हुआ था झगड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद में पार्क में बैठे पति पत्नी को लोगों ने पीटा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। बिहार के नालंदा में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई की मांग की गई। दुकानें बंद कर सड़क पर लगाया जैम। यूपी के उन्नाव में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे से ठेला लेकर गुजरते बुजुर्ग दंपति को जोरदार टक्कर मारी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार। और इस समय झारखंड के पलामू इलाके से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा विचलित कर रही हैं, क्योंकि तस्वीरों के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है झारखंड के पलामू में जबरदस्त तनाव है। और तस्वीरों में जो दिख रहा है वो जबरदस्त है। 2 समुदायों के बीच में जबरदस्त पत्थरबाजी की खबर है। शिवरात्रि से पहले यह तनाव है और पेट्रोल बम तक चलाए गए हैं। ये आपको मैं बता दूं, इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। झारखंड के पलामू में बेहद बड़ा तनाव है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय
फुल स्क्रीन पे तस्वीरें दिखाइए पीसीआर। इस समय झारखंड के पलामू की ये तोरण द्वार बनाने को लेकर ये बड़ा विवाद हुआ। आप देखिए पत्थरबाजी कहां से हो रही है, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। पत्थरबाजी कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, और धार्मिक इमारत से पत्थरबाजी की जा रही है। पेट्रोल बम तक चले हैं जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और तनाव है। आपको तस्वीरों में दिख रहा है यहां पर दुकानें जली हुई हैं, मोटरसाइकिल जली हुई आपको दिख रही है, पत्थर ऊपर से चलते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। स्वामी दीपांकर, देखिए अमीश बाबू, जो आप दिखा रहे हैं ना, जो आप वर्तमान अमीश बाबू आप दिखा रहे हैं, ये गुनाह है। गुनाह है? क्यों? हाँ, ये गुनाह है क्योंकि इस तरीके की आप दिखाएंगे कि शिवरात्रि पर तोरण द्वार बना रहे थे, उस पर पत्थर चला दिया और कहां से पत्थर गिर रहा, ये दिखाना गुनाह है। आप 2 मिनट बाद देखिएगा कि आप क्या गुनाह कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। भाई ये बटे हुए लोग हैं, इनको पत्थर ही खाने हैं। वो एक साध्वी होकर सनातन बोर्ड का जिक्र कर देती है तो उसको फांसी दे देना चाहिए। नहीं समझ में आए? सनातन बोर्ड का जिक्र साध्वी नहीं करेगी, मगर एक व्यक्ति बैठ करके रॉन्ग नंबर करेगा। 5 धर्म गुरुओं को बुला करके कोई व्यक्ति कहेगा कि मात्र यहां जो कुछ है हमारा है, बाकी आप लोगों का कुछ नहीं, वो सब सही है दादा, ये गुनाह है। इस देश में शिवरात्रि मनाना, तोरण द्वार बनाना वर्तमान गुनाह है, क्योंकि आप बटे हुए हो, इसी चीज का लाभ लेते हैं। आप सोचिए कि सहारनपुर जहां मैं रहता हूं, वहां पर दूधली गांव में संत रविदास के चाहने वालों को, संत रविदास जी के अनुयायियों को शोभा यात्रा निकालना गुनाह है। 17 में झगड़ा हुआ था, आज तक यात्रा नहीं निकाल पा रहे। मगर मैं ये सोच रहा हूं कि जिस उंगली जहां पर रख दे वक्फ बोर्ड, वो जमीन उसकी, और 100 साल लग जाए अपना मंदिर पाने में। सर, समाज सेक्युलर नहीं होता, सरकार सेक्युलर होती है। मगर मैं यह सोचकर हैरत में हूं कि शिवरात्रि मनाने अमेरिका जाऊं क्या सर? अमेरिका जाऊं शिवरात्रि मनाने? कहां मनाऊं बताइए अमीश भाई। और मैं हिंदू हूं, यह मेरा राष्ट्र है, मैं इसे अपना राष्ट्र नहीं कह देता, वरना यहां पर विरोध होगा और विरोध होकर कहेंगे रॉन्ग नंबर। मैं हिंदू हूं, अपने राष्ट्र किसको कहूं? कोई पैनल में एक आदमी तो बताए कि आप तुर्की को अपना राष्ट्र कहिए। बृहस्पति आगम में लिखा है हिंदू स्थान है, तो हिंदू अपना स्थान किसे कहे? बताइए ना। पत्थर खाए क्यों भाई साहब? स्वामी जी, मैं भी गरबा के पंडाल में जाना चाहता हूं, मैं कैसे जाऊं? हाँ बताइए ना, आप अब मुंह खुलवाएंगे ना मेरा, तो बताइए मुझे, मैं कैसे जाऊं? मैं भी होली खेलने जाना चाहता हूं, मैं कैसे जाऊं? बताइए। आइए मेरे पास, मैं होली खिलवा दूंगा। खाना चाहता हूं, मैं कैसे? मेरे पास आइए, मैं होली से नमाज पढ़ना चाहता हूं, जहां जाऊं मैं कहां पढ़ूं? मुझे बताइए ना, मेरे मेहरौली में घर तोड़ा जाता है, मैं घर कहां बनाऊं? एक आदमी तोरण द्वार बना रहा है, उसमें क्या गुनाह करते हैं? मेहरौली में घर तोड़ा जाता है, मैं रहूं कहां? मैं गरबा के पंडाल में कैसे जाऊं? मैं तो इस बारे में सरकार से बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिएगा क्या? में नमाज क्या मतलब है ये बात? गरबा के पंडाल में मैं कैसे जाता हूं? आपने नाचना है गरबा में, अपने घर पर नाच लीजिए। मगर शिवरात्रि गरबा, एक सेकंड, गरबा तो नवरात्रि में होती है। आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं क्या? सारा प्लॉट एक्सपोज हो गया। नवरात्रि ड्रामा मत करिए। गरबा भी घर में खेले, नमाज भी घर में पढ़े, अपना खाए भी घर में। भाई क्या कर रहे हैं? आप बड़े धर्म गुरुओं में आपका आदर करते हैं। रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड, रिजवान अहमद इस पर कुछ कहना चाहते हैं। रिजवान अहमद। अमीश भाई, भारत एकेडमिकली एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन साथ साथ भारत एक सनातन राष्ट्र है। क्या हिंदुओं को, सनातनियों को इस पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में कोई एक जगह मिलेगी जहां वो अपनी आस्था को खुल के जी सकें, पी सकें? कोई जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी यार? सनातनी है तुम भाई, लोग मैं को तो शर्म नहीं आती है बोलते हुए? धर्म मानता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती बोलते हुए? कैसे रॉन्ग नंबर है? मैं सनातन धर्म में मानता हूँ, मैं सनातन धर्म इस्लाम है। बताइए कहां लिखा है हिंदू धर्म सनातन धर्म है? मुझे एक शास्त्र, एक जगह दिखा दीजिए जहां लिखा है कि हिंदू सनातन धर्म है। भाई मैं कहता हूं मुसलमान सनातन धर्म है, ये तो अपनी अपनी आस्था है। मैं सनातन धर्मी हूं, आप कौन होते हैं मुझे नहीं बोलने वाले? क्या बात है, बहुत अच्छी बात कहे भाई। बताइए ना, सनातन धर्म संस्कृत में इस्लाम को कहते हैं, मेरी आस्था है। आप मुझे इसका तोड़ बताइए, आप मुझे बताइए कहां लिखा है केवल हिंदू धर्म सनातन धर्म? एक जगह ने ओम के साथ तुलना कर दी, एक ने सनातन धर्म के साथ तुलना कर दी। अब ओके, रिजवान अहमद आपका जवाब, जन रशीदी साहब इस पर रिएक्ट करेंगे। जी, जब आपकी नेता ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पर ऑब्जेक्शन किया था,
तो उस डिबेट में माजिद हैदरी आप आके उस ऑब्जेक्शन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब मदनी बोल रहा है अल्लाह और ओम एक हैं, आप उसका भी समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अरे यार तुम तय कर लो कि तुम्हारा एजेंडा है क्या। एक निशान एक विधान एक अल्लाह प्रधान पे भी एक तुम्हें अल्लाह ऑब्जेक्शन एक है। ओम, एक निशान एक विधान एक प्रधान एक ये- अल्लाह ये- एक ओम, एक अल्लाह एक ओम, एक अल्लाह एक ओम। बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जो भारत की मस्जिदें हैं उनके बाहर ओम लिख दो, भारत की मस्जिदों के बाहर ओम लिख दो, खत्म करो बात। अमीश भाई, हम यहाँ दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, आप कैसे व्यक्ति को ले आते हैं मंच पे। हाँ, इधर ये लिख दो, उधर वो लिख दो, उधर पत्थर मार दो, उधर लड़ाई क्यों नहीं लिख रहे भाई। मैं दिलों को जोड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक निशान एक विधान एक प्रधान एक अल्लाह एक ओम। भारत की मस्जिदों के बाहर ओम क्यों नहीं लिख रहे? नहीं, भारत की विषय मस्जिदों ये के नहीं बाहर है। ओम लिखो। जी मैं रशीदी साहब के पास आता हूँ, काफी देर भाई, से वो आप इंतजार कर रहे हैं। रशीदी intellectual साहब, बात कीजिए ना। मैंने तो दिल से कहा एक निशान एक विधान एक प्रधान एक अल्लाह एक ओम। और हमारे पूर्वज भी एक सेकंड होगा तो एक निशान ओम करो अब ना। रशीदी साहब की बारी है, अगर काफी देर भारत से में वो हो तो इंतजार एक कर रहे हैं। निशान बारिश ओम पठान मानो। एंड विष्णु शंकर जैन। ओके रशीदी साहब, मैं सीधा आपके पास आता हूँ एक मूल सवाल को लेकर। यूपीए की सरकार थी, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 122 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी लुटियन एरिया में। लुटियन जो कि दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, वहां पर 123 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी। वो वक्फ को 2014 में चुनावों से ऐन पहले गिफ्ट कर दी गई थी। वो ठीक था, वो न्याय था। लेकिन सनातन बोर्ड बनाने की बात भी कर रहा अन्याय है। और जो बात अभी कुछ देर पहले एक और पैनलिस्ट ने बोली, उस पर जवाब आपका। अमीश, ये देखिए लिस्ट है मेरे हाथ में, ये देख रहे हैं आप, ये लिस्ट है मेरे हाथ में। इसमें 114 प्रॉपर्टीज जो हैं वो डीडीए के पास हैं हमारी, 114 प्रॉपर्टी, और करीब 200-250 प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की और एजेंसीज के पास हैं। अच्छा। जिसमें एमसीडी है, एनडीएमसी है, रेलवे है, आर्मी है, एएसआई है, इन सब के पास हैं। आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जहां हाथ रख देता है वक्फ बोर्ड की जगह बन जाती है। हम कहते हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी सारी सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास। ये हमारी प्रॉपर्टी तो हमें मिल नहीं रही है। आप कह रहे हैं कि हम जहां हाथ रख दें वो प्रॉपर्टी हमारी। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैं तो पूछ रहा हूं कि सनातन बोर्ड की बात करना भी अन्याय हो रहा है। सुन लीजिए बात। और पत्थर चलाना न्याय हो रहा है। 40 मिनट के बाद मौका दिया आपने। हाँ बिल्कुल, आप ही को 40 मिनट के बाद मुझे मौका दिया आपने। हाँ सुनिए, आपने बोला कि 114 प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दी। यस। आपको जानकारी सही नहीं है। नहीं बिल्कुल जानकारी सही है। गैजेट निकाल के गिफ्ट करी और चुनाव और जब चुनाव होने जा रहे थे 2014 में, यानी जब इलेक्शन कोड लग जाता है उससे ठीक पहले गिफ्ट करी गई है। आपको जानकारी नहीं है, वो 123 प्रॉपर्टी थी, 114 नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी। मैंने 123 का ही नाम लिया था, मैंने 123 कहा था। 114 आप कह रहे थे अभी। सुनिए, वो प्रॉपर्टी एएसआई के पास थी उस वक्त भी, आज भी एएसआई के पास हैं। बस उसमें इतना कहा गया था कि जो मस्जिदें हैं इन प्रॉपर्टियों में, उनमें वक्फ बोर्ड अपना इमाम रख सकता है। नहीं, गैजेट पूरा था। गैजेट को पढ़िए, गैजेट की कॉपी मेरे पास है। अब मिसलीड कर रहे हैं ये बोलकर। गैजेट पूरा था। कांग्रेस की सरकार ने शासन आदेश निकाला था। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपको जानकारी नहीं है। आपके पास जानकारी गलत है। 100 कमाल की बात है, 123 प्रॉपर्टियां आपके नाम करती है और आप कह रहे हैं कि नाम नहीं करी। 123 प्रॉपर्टी अगर नाम नहीं करी तो वापस कर दीजिए, फिर वक्त नोट कर दे वापस। मेरे भाई नहीं, नाम करी नहीं है। कौन कहता नाम करी? दिखाइए गजट कहाँ है आपके पास। ओके जी, कहाँ है वो गजट? एक सेकंड, जो नाम करी है जी। आपको लेके बैठना चाहिए था। मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज के नाम है। ऐसे वो गजट दिखाना चाहिए था आपको। आप ऐसे ही ये गजट दिखाते ना। कहाँ है गजट वो? 30 सेकंड। ओके, रिजवान अहमद, दिखाइए वो गजट कहाँ है। आप नहीं दिखा सकते वो गजट कहाँ है। आपको मुसलमानों के काउंटर के लिए अरे मेरा नाम रिजवान अहमद है, आपने बिठा रखा है क्या? और जब भी कोई मुसलमान कहता है कोई बात, समझ नहीं आती क्या? सामने ले आते हो आप।
नहीं ये ये जाहिल जोकर है, इंसान, जोकर को सामने ले आते हो। जाहिल इंसान तुझे क्यों अपना, ऐसा करते हो तेरे भाई? को अपना नाम नहीं पता, मेरा नाम रिजवान है। ये जाहिल देखो, आदमी, ये देखो तुम्हारे ये पीछे इतना से बड़ा तो हरा शैतान है कि हिंदुस्तान तो पूरा हटवा दिया होता, मैंने। अभी आधा अधूरा है, तुम्हारे पूरा पीछे होता से तो पता नहीं हरा क्या हिंदुस्तान करता। हटवा दिया मैंने। ये आधा अधूरा हरा है। हिंदुस्तान लगा के बैठते थे। अगर पूरा होता पता नहीं हरा क्या लेकिन करता। आप अपने टाइम पे बोलिए, वो आपको कुछ नहीं बोले। रिजवान अल्लाह अहमद ने आपको इसको कुछ नहीं आधा बोले, अधूरा आप उनको रखा कुछ मत बोलिए। जब इतनी शैतानियत कर रहा है। अच्छा ठीक है, शैतानियत कौन हरा कर रहा है, हिंदुस्तान शब्दों तो की मर्यादा हटवा के दिया साथ हम बात अगर करें एक पूरा दूसरे के होता साथ। पता नहीं क्या करता। अच्छा एक सुनो सेकंड, यार, सुन लो, एक सेकंड, मर्यादा के साथ ये हम बात आधा करें। अधूरा हरा है हिंदुस्तान शैतान। हटवा दिया ना तुम्हारे अगर पीछे पूरा से होता मैंने। पता नहीं क्या नहीं, करता। देखिए, सुनिए अमीश भाई, ओके रिजवान अहमद, आप अमीश अपनी बात को भाई, रखिए। तुम्हारे देन बाप देन की एक हिम्मत सेकंड, नहीं विष्णु हटवाने। शंकर जैन वेट कर रहे हैं और वारिस पठान वेट कर रहे हैं। रिजवान अहमद, अमीश भाई, अब तुम हरा हिंदुस्तान लगाओ, देखो कैसे मुकदमा करता हूं अगर हिम्मत है तो। ठीक, अब आप सुनिए अमीश भाई, सुनिए। वक्फ की संपत्ति सरकार ने मारी या वक्फ ने किसी की संपत्ति मारी, हर चीज के लिए मुसलमान सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, शाहबानों के लिए, सायरा बानों के लिए, सीए के लिए, हर चीज के लिए। सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट से कहो एसआईटी बनाए, जो प्रॉपर्टी वक्फ ने मारी है वो हम लौटाने को तैयार हैं और जो वक्फ की मारी गई है वो हमें लौटाओ। ऐसी पीआईएल आज तक क्यों नहीं पड़ी अगर इतने ईमानदार थे तो? जवाब ले लेते हैं, ठीक है। वारिस पठान कुछ कहना चाहते हैं, वारिस पठान जी। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ अमीश भाई, डिबेट किस चीज के ऊपर था, किस चीज पे चले गए आप? तो चले गए झारखंड के ऊपर। अभी कोई भी वायलेंस एक्ट होता है, कहीं पर भी होता है, तो हम तो ये चाहेंगे कि वायलेंस होना नहीं चाहिए, कंडेमनेबल, और जो भी इसमें है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर चाहे वहाँ हो, फिर चाहे महाराष्ट्र में जो धर्म सांसद जैसा चल रहा है, जहाँ पे रोज स्टेज पे खड़े रह के मुसलमानों को मारने काटने की बात हो रही है, वहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे ना, देश में अमन और शांति बहाल रहनी चाहिए। इस तरह की भाषा, इस तरह का एक्ट कोई भी करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इस बात तो सही है। आप अभी आपके सामने बताया एक पैनलिस्ट ने कि इतनी सारी हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी वो सरकार ने ले ली, सरकार वापस दे देना चाहिए वो हमको। मुंबई के अंदर तो बोला जाता है कि उद्योगपति ने अपना बड़ा इमारत बना दिया है वक्फ की हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर। हालांकि वक्फ की हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा गरीबों, मजलूमों, बेवाओं, मिस्किनों का अधिकार है, उसको छीनने की कोई ताकत नहीं है। अब जैसा बात नंबर 3, जिस व्यक्ति ने ये बात लाई है, प्रज्ञा ठाकुर ने, उसके जरा एनसीडी तो पढ़ा लो ना, पब्लिक को दिखा दो वो कौन है। उसने तो हमारे हेमंत करकरे बहादुर सिपाही के बारे में कहा था कि मैंने उसको शराब दिया, वो मर गए, जबकि हमारा बहादुर सिपाही हेमंत करकरे आतंकवादी से लड़ते हुए शहीद हुआ था। मोदी ने कहा था मैं उसको दिल से माफ नहीं करूंगा। तो फिर आज वो इतनी बड़ी अगर बातें कर रही है अमीश भाई, तो आप उसकी तरफदारी लेने से बेहतर ये कहना चाहिए था कि उनको कोई अधिकार नहीं है ऐसा बोलने का। और अगर अधिकार है बोलने का तो पार्लियामेंट में बैठी है ना, वो पार्लियामेंट में बिल लाओ, प्राइवेट मेंबर बिल लाओ, सरकार नहीं मानती तो डिबेट होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और अगर सनातन बोर्ड बनता है तो क्या आप करें ये तस्वीरें, ये जो पलामू की तस्वीरें दिखाना वो भी गलत है। पलामू में जो हुआ वो दिखाना गलत है। पलामू में जो पत्थरबाजी हुई, जो पेट्रोल पंप चलाए, वो दिखाना बेहद गलत है, वो नहीं चलाना चाहिए। लेकिन हिंसा हुई, हिंसा की तस्वीर दिखाई, अब तस्वीर दिखाना भी गलत है। आपकी बात सही हो रही है। जो भी उसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ केस करो। महाराष्ट्र के अंदर जो धर्म, अरे केस करेंगे तो लड़ने के लिए आप ही लोग आते हैं, उन पे भी केस करो। मैं बार बार कह रहा हूं, बागेश्वर धाम अगर रॉन्ग नंबर है, लेकिन इन लोगों के लिए बीबीसी सही नंबर है। सोचिए, देश सोचे इस बारे में। पर भागेश्वर धाम जो बोल रहे हैं वो तो संवैधानिक है ना, ये संविधान है ना। उन्होंने अपना विचार रखा, उन्होंने अपना विचार रखा, उन्होंने क्या बोला, मैं अपने बजरंग बली के आगे अर्जी लगाता हूं। आपके मन में हो, आप भी लगा लीजिए अपनी अर्जी। बजरंग बली सबकी अर्जी आप पूरी करते हैं। देश के सामने क्यों बोल रहे हैं आके? देश के सामने बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र है, सनातनी धर्म देश है, जबकि संविधान तमिलनाडु में गांव है रिची, संविधान में नहीं। आप क्यों उनको अपने टीवी पे दिखाते हो? फिर अगर संवैधानिक बात करता है इंसान तो वो कह रहे बागेश्वर धाम क्यों बोल रहे हैं ये आकर, वो गलत है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। लगता है कि यही बात कार्रवाई होनी चाहिए। वारिस भाई को तब बोलनी चाहिए थी जब 5 धर्मगुरु मंच से नीचे उतर गए कहकर के फर्जी बात कर रहे हैं। उस समय कहते मैं पॉलिटिकल हूं, मैं ये बातें नहीं बोलूंगा। आज अचानक से उनकी चेतना जागृत हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में रिची गांव है, 1500 साल पुराना मंदिर 1400 साल पहले आए धर्म का हो गया है। कोई जवाब किसी चीज का? हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं जिस जमीन पर हाथ रखें वो हमारा हो जाए।
और अपना ही केस। रशीदी साहब इस पॉइंट, एक सेकंड रुकिए रशीदी साहब, मैं विष्णु शंकर जैन आपके पास आ रहा हूं, इस पॉइंट का क्या जवाब है? जो बात स्वामी दीपांकर ने बोली, तमिलनाडु में एक मंदिर था 1500 साल पुराना, उस पूरा गांव वक्फ के नाम हो गया और धर्म 1400 साल पुराना है। अभी रशीदी बोलेगा तो कि हिंदुस्तान का पहला इंसान मुसलमान था। अभी रशीदी यही ठीक है, बात बोलेगा। रशीदी जी को बोलने दीजिए ना, रिजवान भाई, रशीदी जी, साजिद रशीदी। जैसा मदनी जाहिल वैसे ही रशीदी जाहिल। देखिए अमीश भाई एक बात सुन लीजिए, अमीश भाई एक बात सुन लीजिए, मेरी एक बात का आप जवाब नहीं दे पाए कि मैं ये लिस्ट आपको दिखा रहा हूं। अरे एंकर मैं हूं, आप हो। वो अभी तक मेरी नहीं बात का दिखाया जो जवाब आपने कहा कि वो मुसलमानों के नाम कर दिया। नंबर 1 सुन लीजिए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि सनातन बोर्ड हो, हमें कब एतराज है? हमें एतराज नहीं सनातन बोर्ड पर जी, बनाइए सनातन बोर्ड जी। आपके पास प्रॉपर्टियां अगर हैं, आपके पुरखों ने अगर प्रॉपर्टियां दान की हैं तो बनाइए सनातन बोर्ड। ओके, जवाब हमारे लेते तो पुरखों ने ये प्रॉपर्टियां दी हैं हमें, और 1970 का जी, गजट जी, है विष्णु शंकर जैन सरकार दीजिए का। जवाब। विष्णु जी फ्री में नहीं है, हवा में नहीं है सारी। ठीक है, विष्णु शंकर जैन। भैया मैं अमीश जी माफी चाहता हूं, आपके पास लेट आ रहा हूं मैं जी, मैं एक बात बोलना चाहता लेकिन हूं। तमिलनाडु का जो एग्जांपल जिसका जिक्र किया स्वामी मैं एक बात दीपांकर बोलना ने, चाहता हूं, इन्होंने हाँ उस सवाल से कन्नी काट गए। अभी ये अपना एक पेज दिखा रहे, पता नहीं गैजेट है या कुछ और है। नहीं, एक बात और कंडेमनेबल कही है आपने अमीश, एक बात और कंडेमनेबल कही है। आपने कहा कि इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना है। मुझे बोलने का मौका देंगे? आपको किसने कहा इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना है? यही मान्यता है, और ये बात स्वामी दीपांकर ने बोली आपके सामने अभी। क्यों कह रहे हैं आप क्यों कह रहे हैं कि 1400 साल पुराना है इस्लाम? आपके पास क्या प्रूफ है इसका कि 1400 साल पुराना है इस्लाम? दीजिए प्रूफ उसका कुछ। ओके, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं। रिजवान अहमद, प्रूफ आपके पास नहीं है। एक 10 दिए आपको। शैतान को ले आओ साथ में, इस शैतान को ले आओ साथ में। जब आपके पास जवाब ना हो तो शैतान को बिठा दो साथ में। अमीश, जब आपके पास कोई जवाब मैं क्या जवाब दूंगा? मैं कोई आलिम हूँ क्या जवाब दूंगा इस बारे में? मैं कोई इस्लाम का आलिम हूँ जो मुझे नहीं पता होगा? कैसी बात करते हैं आप? जिसका आपको पता नहीं, क्यों बोलते हो ऐसी बातें? मैं आपको जवाब दूंगा। बोलिए आपने ऐसी बात। अमीश भाई 10 सेकंड। जब आपने वो पता नहीं है। अरे 1500 साल पुराना गांव है, 1500 साल पुराना गांव है, और ऐसी मान्यता है यहाँ पे स्वामी दीपांकर ने बोली आपके सामने कि 130 भाई 10 सेकंड दोगे? दे दी, उसका आप प्रूफ नहीं दे पाए। अमीश भाई किसका प्रूफ नहीं दे पाए? अरे एक सेकंड ऐसा है वो स्टोरी मैंने ही ब्रेक करी थी। जिस गैजेट की आप बात करें वो स्टोरी मैंने ही ब्रेक करी थी। 2014 के अंदर यूपीए शासन ने जो करा था वो स्टोरी मेरी ब्रेक करी हुई है। गैजेट का प्रूफ नहीं दे पाए। ओके, शांत रहिए। ओके, रिजवान अहमद जवाब। रिजवान अहमद 30 सेकंड जवाब। मुसलमानों के खिलाफ जी। 1 मिनट अमीश भाई 1 मिनट। अमीश भाई एजेंडे से बाहर आ जाओ अमीश। चलिए मैं इनकी बात मान लेता हूं। 1400 साल पहले कुरान शरीफ नाजिल हुआ, हमारे आखिरी नबी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान ली। अब रशीदी भाई 1400 साल से पहले हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम डायनेस्टी का नाम बताएंगे पूरे देश को। 1400 साल से पहले कौन सी मुस्लिम डायनेस्टी थी, जरा नाम तो बताना रशीदी। मैं बता रहा हूं अमीश, 30 सेकंड दीजिए, मैं बता रहा हूं। बताओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हिंदुस्तान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए। हिंदुस्तान में 1,24,000 पैगंबर आए। बताओ। 1,24,000 पैगंबर आए का नाम तो बताओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। हिंदुस्तान में पता ही नहीं मुस्लिम डायनेस्टी का नाम तो बताओ। अकल के अंधे तुझे पता ही नहीं है। मुगल डायनेस्टी, शैतान को बिठाया अरे उस तरह नाम तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले। 1400 साल मैं तेरी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, डायनेस्टी का। लेकिन बताया तेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए। जाहिल बताओ जाहिल। मुगल डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, शाह डायनेस्टी। अरे डायनेस्टी का नाम बताओ ना। जब इसको जवाब नहीं बनता अमीश देवगन को, अरे तो नाम शैतान को सामने कर 1400 देता साल है। से पहले कौन सी डायनेस्टी थी? कौन सी डायनेस्टी अमीश थी? देवगन को कोई जवाब नहीं बनता तो इस शैतान को सामने लाया जाता है। अरे जाहिल, इस शैतान को सामने अरे क्यों लाया जाता है? जाहिल, हरे हिंदुस्तान वाले जाहिल।
ये पूरा नहीं है, आज में अगर पूरा होता पता नहीं क्या कितना ठीक है, फैलाता। विषय पर आते हैं भाषा को संयमित रखिए और विषय पर आइए। देखिए बार एक ही बात हुई कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने क्या करा था, उसका गैजेट कहाँ है, उसका गैजेट कहाँ है। मैं आपको बताता हूं 123 गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लुटियन दिल्ली के अंदर लुटियंस दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड। एक सेकंड इनको ऑडियो शांत करिए। पीसीआर लगातार बोल रहे हैं व्यक्ति। विष्णु शंकर जैन की बारी है। कांग्रेस लेड यूपी गवर्नमेंट ने 123 गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लुटियंस दिल्ली में वक्फ को 2014 में दे दी। अब ये कह रहा है कि नहीं पूरी प्रॉपर्टी नहीं दी, आधी दी है, पौनी दी है, लेकिन जो गैजेट है उसमें पूरी दी है। अगर नहीं दी है पूरी तो उल्टा गैजेट के खिलाफ आप केस करिए, अगर आपको लगता है कोर्ट में जाइए, आपको लगता है तो। लेकिन उस अपनी थेटरोलॉजी को साबित करने के लिए उल जलूल बातें कर रहे हैं, लगातार करे जा रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं कि आपके पास फैक्ट नहीं है, आपके पास फैक्ट नहीं है। मैं तो सबसे बड़ा फैक्ट रख रहा हूं यहां पर, सबसे बड़ा फैक्ट रख रहा हूं कि वक्फ बोर्ड जब बना था वो क्यों बना था। और 1989 में कांग्रेस की सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या निर्णय करा था? कितनी प्रॉपर्टी है? 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है कि नहीं है? और ये कह रहे हैं कितनी प्रॉपर्टी तो अभी हमारी सेना के पास है, कितनी रेलवे के पास है। यानी अगर 18 लाख एकड़ सेना के पास है और 12 लाख एकड़ रेलवे के पास है तो कुल मिलाकर वक्फ के पास जमीन उससे भी ज्यादा है। विष्णु शंकर जैन, मेक योर पॉइंट नाउ। अमीश जी देखिए पॉइंट ये है, और मैं आपको इतने लीगल प्रोविजंस ओपनिंग रिमार्क में इसलिए बता रहा था कि ये जितनी संपत्ति एक्वायर की गई है ये कोई दान की हुई संपत्ति नहीं है। ये एक्वायर की हुई गलत ढंग से लॉ के प्रोविजन को मिसयूज करके एक्वायर की गई संपत्ति है। भाई मैं आज पूछना चाहता हूं इन सारे पैनलिस्ट से, और मैंने नहीं पूछा है सवाल, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि ताजमहल को शाहजहां ने कब वक्फ डिक्लेयर किया, जरा वक्फ डीड लाके दिखाइए। अमीर जी आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं 2018 से आज तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल कर पाए। बनारस की सिविल कोर्ट ने पूछा कि भैया ये बताइए आलमगीर मस्जिद जो आप कहते हैं बनारस की मस्जिद को, इसको औरंगजेब ने कब वक्फ डिक्लेयर किया, वो डॉक्यूमेंट दिखाइए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। मथुरा की शाही बड़े सारे डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, ये साजिद रशीदी सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे आज। साजिद रशीदी डॉक्यूमेंट दिखाइए, डॉक्यूमेंट की मांग हो रही है, आपके पास है बताइए। विष्णु शंकर जैन, अगर वक्फ प्रॉपर्टी गलत तरीके से एक्वायर की गई तो आप कोर्ट जाइए ना, क्यों बैठे हैं 70 साल से आप हाथ पे हाथ धरे हुए? जाइए मैं तो कोर्ट ही गया हूँ, मैं तो कोर्ट ही गया हूँ। आपको पता चल जाएगा अपनी औकात। रशीदी जी मैं तो कोर्ट ही गया हूँ, आपकी वकालत का पता चल जाएगा। देखिए जाइए ना वक्त के खिलाफ। नहीं इस तरह से ये स्तर नहीं है बात करने का। वक्त के खिलाफ कोर्ट जाइए ना, आप झूठी बातें क्यों करते हो भाई? ओके विष्णु शंकर जैन बोलिए। अमीर जी मैं इस लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, मुझे लगता है ये इनकी भाषा होगी, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपनी सारी बातें लेके कोर्ट गया हूं और 12 सितंबर 2022 को वाराणसी की झूठ बोलते हो। ठीक है सर, आप हमेशा झूठ बोलते हो। अपनी बात बोलूं अमीर जी, मैं इनसे डिबेट नहीं करना चाहता हूं। आप कभी सच अरे मैं भी झूठ बोल रहा हूं, स्वामी दीवानकर कुछ कहना चाहते हैं, स्वामी दीवानकर कुछ कहना चाहते हैं, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं, माजिद हैदरी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं वारिस जी के पास भी जाऊंगा। मैं हैरत में हूं देख करके कि रशीद बाबू किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक विद्वान पैनलिस्ट होने के नाते इस तरह की भाषा शैली कम से कम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और कागज आप सबसे मांग रहे हैं, अपने कागज दिखाने की बारी आई थी तो कई महीनों के लिए कई महीनों के लिए आप लोगों ने सड़क जाम किया और कई एम्बुलेंस में कितना भारी नुकसान हुआ आप कल्पना कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जहां स्वार्थ आता है ना सर, जी वहां राष्ट्र समाप्त हो जाता है। ओके माजिद हैदरी कुछ कहना चाह रहे थे, वारिस पठान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके वारिस पठान 30 सेकंड, देन रिजवान अहमद आई विल कम टू यू। ओके विष्णु शंकर जैन आपके पास मैं आ रहा हूं। विष्णु जी आप अपनी बात को रख लीजिए, पहले वारिस कुछ कह रहे हैं। वारिस 30 सेकंड। देखिए मैं सिर्फ इतना कहता, देखिए जी विष्णु शंकर जैन रख लीजिए आप, अब वारिस का ऑडियो नहीं आ रहा। देखिए अमीर जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो वक्फ एक्ट में अभी रिजवान भाई ने एक बात कही थी कि आज की डिबेट मुझे कंफ्यूजिंग लग रही। कंफ्यूजिंग नहीं है रिजवान भाई,
हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि भाई जो वक्फ बोर्ड को आपने इस देश की पार्लियामेंट ने असीमित अधिकार दे दिए, तो उससे कम से कम 50% अधिकार तो हमें दे दीजिए हिंदू बोर्ड बना के, और जो उनको अनलिमिटेड अधिकार रशीद साहब, आप सबके बीच में नहीं बोल सकते। उसको कटेल कोर्ट के दरवाजे खुले। ओके वारिस पठान, क्या डेमोक्रेटिक सेटअप में यहाँ चैनल पर रेज करना हमारा आवाज में हमारी राइट नहीं है? वारिस का ऑडियो आ रहा है मेरे पास। वारिस पठान, ठीक है वारिस पठान, मैं रिजवान आपको मौका दूंगा, मैं दूंगा रिजवान आपको मौका। वारिस 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। के पास 8 लाख एकड़ वक्फ की जमीन है, इतनी सारी जमीन है, इतने सारे इनको कहां से आ गए, ये आ गया। तो अमीश भाई हम तो चाहेंगे कि 8 लाख अल्लाह सुब्हान तआला इसको और बढ़ाए और उसमें बरकत दे और इजाफा दे, हमारे वक्फ की जमीन बढ़ती रहे। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी ने किसी की वक्फ की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, कुछ है, जाइए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। ठीक है, ओके रिजवान अहमद 10 सेकंड, ओके रिजवान अहमद 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड। रिजवान अहमद, ना किसी को अमीश भाई, अभी हर आदमी, अमीश भाई जी, अभी हर आदमी ये कह रहा है कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। करिए, वहां पे डिबेट करिए। अरे एक मिनट वारिस भाई, अभी हर आदमी ये कह रहा है कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। ठीक, अरे विष्णु जैन तो ज्ञानवापी के लिए कोर्ट ही गए थे ना, तब भी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था। अभी टीले वाली मस्जिद के लिए लोग कट गए, तब भी तुम्हारे पेट में बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतनी ज्यादा देता है, लेकिन आज कमीश में आज आपने फिर बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसके लिए आपका साधुवाद है। लेकिन आपने कई सारे सवाल पूछे। आपने बोला बीसीबी पर कब बैन लगेगा, चिराग सोनी का ये सवाल था। क्या राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये राजीव तोमर का सवाल था। सूरज सिंह कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड पर साध्वी प्रज्ञा के बयान को आप कैसे देखते हैं, ये सवाल 3 सवाल आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। हर सवाल का मैंने साफ गोई से जवाब दिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे।